इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सिलेबस में ज्यादा होगा नहीं मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक तो आपको इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे वायर का। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल टू E क्रॉस B। ये C है और हमें C पता है किस में जा रहा है? I कैप में। C प्लस I कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड J कैप में। तो अब हमें इससे अंदाजा लगाना है कि ये X Y Z इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर Y में, और इसका और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस ये C है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहा होगा? इधर है, तभी E और B का क्रॉस C है। ये तो पता था Z है, या तो Z प्लस है या माइनस है, लेकिन वो पता चल गया कि वो प्लस है। समझ गए? और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया तो कितना? E नॉट बाय C, बाकी एज इट है, साइन के माइनस ओमेगा टी प्लस, और C can also be written as epsilon naught B। ठीक, बस रिजल्ट के नाम पे ये। दूसरा डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। एक्सप्रेशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। उसके पहले एक मिनट, मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पहली इक्वेशन है E डॉट ds इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। दूसरी E डॉट dl का क्लोज्ड जीरो होता, लेकिन जीरो होगा नहीं, माइनस d बाई b बाय dt। ऐसे ही b डॉट ds जीरो, और चौथा b डॉट dl, और ये होता म्यू जीरो I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट, और I डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट d बाई E बाय dt। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ये क्रॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है फैराडेज लॉ, और ये वाला क्रॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और ये हमारा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करते हैं। आता है एक्सप्रेशन को पूछा, चलो आता है तो किसी भी समय पे इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज साइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स, और ये कितना आया? E इंटू एरिया। E कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट E इंटू एरिया। ठीक, तो ये आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो Q की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट पाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, को डिफरेंशिएट किया dQ बाय dt एप्सिलॉन नॉट d पाई E बाय t। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बस हो गया। यहां से ये I कंडक्शन गया, यहां से I डिस्प्लेसमेंट गया, और दरअसल I कंडक्शन सिर्फ एक वायर में, I डिस्प्लेसमेंट पूरे में फैला हुआ। तो I डिस्प्लेसमेंट पूरे में, I कंडक्शन सिर्फ यहां। इससे रिलेटेड सिर्फ यही करना है। और कंडक्ट डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? करंट इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
and numerically it is equal to epsilon naught d pi d pi dt। मैं और डेफिनेशन अगर होगी कहीं तो देख लेगा, ठीक है, लिखी तो नहीं लेकिन ऐसे लिखेगा, है ना। करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक, and it is obtained as क्वेश्चन में कुछ इस तरह ही आता है कि जो भी हम स्विच ऑन करते हैं ये एमिटर्स लाइट डिफ्लेक्शन देता है। तो एमिटर्स लाइट डिफ्लेक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि कंडक्शन करेंगे, कैपेसिटर का चार्ज ग्रो करता है। और इसके साथ अगर ये पूछा होगा कि यहां भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको डिफरेंशिएट करोगे उसका रेट ऑफ चेंज, करंट डेवलप करेगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये डिफ्लेक्ट क्यों किया? इंडक्शन करंट की वजह से। और यहां निडल रखी थी, ये निडल रिफ्लेक्ट क्यों की? नॉर्थ साउथ वाली, वो इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट की। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनके आंसर देना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, एक्स-रे, रेडियो वेव, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। अब और क्वेश्चन है, which part of electromagnetic spectrum as large as penetrating path? Which part is absorbed by ozone layer? How it is produced?
कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए एक मिनट, सेंटीमीटर से किलोमीटर, समझ गए, या मिलीमीटर से किलोमीटर रेडियो वेव्स, और माइक्रोमीटर, समझ गए, माइक्रोमीटर का ऑर्डर है तो माइक्रोवेव्स, जैसे इवन 10 माइक्रोमीटर 100 माइक्रोमीटर भी माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में। ठीक, हाँ, तो ये हमारी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दोगे, वेवलेंथ कम कर दोगे तो गीगाहर्ट्ज आ जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम, ये माइक्रोवेव, 10 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोवेव, एक्सरे, रेडियो। ठीक, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे माइक्रो, रेडियो, समझ गए, और ये मिलीमीटर 2 किलोमीटर, ये माइक्रोमीटर 2 मिलीमीटर। इंफ्रारेड हमें पता है, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम तक मान लो, या 20,000 एंगस्ट्रॉम तक, 8,000 से 20,000। ब्लू लाइट हमारी 5,000 के आसपास, एक्स-रे 0.1 से 10, और गामा 0.1 से छोटी। आगे हाँ, करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर का, और रेडियो वेव्स हमारी किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज की, याद है, किलोहर्ट्ज आकाशवाणी वाली रेडियो, मेगाहर्ट्ज इवन गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज हमारी सैटेलाइट वेव्स, मेगाहर्ट्ज हमारी टीवी वेव्स, मेगाहर्ट्ज टेलीविजन वाली वेव्स, गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट वाली वेव्स, और किलोहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, चलो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स को बता चुके हैं, गीगाहर्ट्ज, इंफ्रारेड ये सब 10 से 15 के ऑर्डर के। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ठीक है, मतलब एक को याद रखिए। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसकी गामा, एक्सरे से भी ज्यादा पावरफुल है, सिंपली जिसकी एनर्जी ज्यादा, फोटॉन्स की पेनिट्रेशन पावर। अरे कॉस्मिक कौन से गामा रेज करो, गामा रेज तक लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कॉस्मिक रेज लिखती नहीं ना ऐसे, हम मान रहे हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिर्फ इतना ही है कि गामा रेज से रेडियो वेव्स है, और भी हो सकती है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जितनी, लेकिन कितनी हमारे सामने आती, कितनी डेली लाइफ में यूज होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम की बात है। नहीं समझ रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा रेडियो वेव्स के आगे कुछ नहीं हो सकता, या इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता, लैम्डा की वैल्यू तो 0 से इंफिनिटी है, तो डेली लाइफ में यूज होती है। हाँ, अगले का रडार में माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स, और ये क्लिस्ट्रॉन बल्ब या मैग्नेट्रॉन डिवाइस, ये इनसे प्रोड्यूस होता है, और इसको हम 2 जगह यूज करते हैं, रडार में और माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में यूज करने की वजह इनकी फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर होती है तब एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांसफर होती है, लॉस सबसे कम होता है। स्टैंडिंग वेव में हमने देखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही वाटर की फ्रीक्वेंसी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं माइक्रोवेव, और रडार में यूज करने के लिए बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक, हाँ, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरे या गामा रेज, मतलब हाँ वैसे इसमें एक्सरे, और 1 मिनट
फ्रीक्वेंसी रेंज, और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आएगी? 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम 10 पे 10, 10 एंगस्ट्रॉम मान रहे तो 10 पे 1618, ये आए रोटे चलो क्रिस्टल लैटिस एक्स-रेज किस लॉ पे बेस्ड है? ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। राइट टू यूज ऑफ इंफ्रारेड रिमोट बनाने के लिए, नाइट विजन के लिए, थर्मल थेरेपी के लिए, एक्स-रेज के दो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रोवेव्स के भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्ट्रावायलेट, इंसेक्ट रिपेलर और करेंसी चेक, वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर में भी यूज होता है। चलो आगे का आंसर कौन है? √2HR 75 ब्रैग्स लॉ ये है, ये हमारी मान लो लैटिस प्लेट्स है, लैटिस प्लेट्स है, हमें इसके बीच की स्पेसिंग चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ से लाइट करते हैं, एक लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, और अगर हमने इसको थीटा से देखा है, मतलब ये थीटा मान थीटा से देखा है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस ये आता है, ठीक, ये दोनों के बीच पाथ डिफरेंस आता है, ठीक, मतलब कितना ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी और एक ही इतना डिस्टेंस कवर करके गई, ठीक, तो पाथ डिफरेंस मतलब ये आया, तो कितना आया? अगर ये d है तो d बाय cos थीटा, 2d बाय cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये लैम्डा का मल्टीपल हो गया, अगर n लैम्डा हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ध्यान दीजिए साइन थीटा अगर आपने पढ़ा होगा वो थीटा दूसरा वाला थीटा, ठीक, तो यहाँ ये थीटा, ये d बाय cos थीटा, ये d बाय cos थीटा, तो इसमें 2d बाय cos थीटा का कवर, और ये n लैम्डा के बराबर हो गया, तो यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो जिस वेग पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वो लैम्डा निकाल दी और उसकी मदद से ये d निकाल दी, एंगल तो हमें पता था कितने एंगल तक दिया है, तो अलग अलग वेव्स एक्सरे भेजते हैं, और इंटरफेरेंस कराते हैं इन दोनों का, जहां मैक्सिमम मिलते हैं वो बना लेते हैं, उससे हमें डिस्टेंस मिल जाते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, इंटरलेयर सेपरेशन पता करने के लिए, क्योंकि सेपरेशन का ऑर्डर भी फ्यू एंगस्ट्रॉम होता है और लैम्डा का ऑर्डर भी फ्यू एंगस्ट्रॉम, ऑर्डर मैच करना है, इसीलिए याद करिए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, जितने भी वेव वाले इफेक्ट हैं ये तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब लैम्डा का ऑर्डर ऑब्स्टेकल के ऑर्डर के बराबर। अब ऑब्स्टेकल चाहिए पाथ डिफरेंस और रिफ्लेक्शन, या किसी से टकरा रहा हो या किसी स्लिट से निकल रहा हो, तो स्लिट की साइड जिससे टकराया उस पार्टिकल की साइड, और यहाँ पे जहाँ रिफ्लेक्शन हुआ पाथ डिफरेंस की साइड, अगर वो लैम्डा के ऑर्डर की तो सिग्निफिकेंट।